बोइंग शायद सबसे आइकॉनिक ब्रांड है एयरलाइन इंडस्ट्री में। बेसिकली हर कोई 747 को तो जानता है जो कि एयरफोर्स वन में यूज हुआ था, मगर 2019 की शुरुआत से बोइंग इतना अच्छा नहीं कर रहा। हालांकि वो बैंकरप्ट तो नहीं जाने वाले, मगर वो बिलियंस लूज कर रहे हैं हर क्वार्टर। इनफैक्ट बोइंग ने $12 बिलियन लूज कर दिए 2020 में। एक एक्सपर्ट जो है एरोस्पेस इंडस्ट्री में, रिचर्ड आबोलाफिया, वो डिस्क्राइब करते हैं कि बोइंग कोट एब्सोल्युटली इन द वर्स्ट शेप इट्स एवर बीन इन। तो यहाँ पे जान लेते हैं क्या हुआ आसमान की रानी में और क्यों उनका डाउनफॉल वेल डिजर्व्ड है। पहली झलक में तो ऐसा लगता है कि बोइंग भी पेंडेमिक का विक्टिम बन चुका है, जैसे कि होटल चेन्स, कार रेंटल कंपनीज, क्रूज लाइंस और बेसिकली बाकी की टूरिज्म इंडस्ट्री हो चुकी है। मगर एक्चुअली सच नहीं है, क्योंकि बोइंग का बड़ा कॉम्पिटिटर है सबसे बड़ा एयरप्लेन स्पेस में, वो है एयरबस। मगर ना कि उन्होंने सिर्फ क्वार्टरली लॉसेस को कम किया है पेंडेमिक की शुरुआत से, मगर वो प्रॉफिटेबल भी हो चुके हैं अब तो। 2020 के आखिरी क्वार्टर में एयरबस ने $1.716 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था। तो क्लियरली बोइंग के फाइनेंशियल इश्यूज काफी गहरे हैं पेंडेमिक से। तो पहला जो रीजन है इस चीज का जो है डेकेड्स और डेकेड्स की लापरवाही। बोइंग की लापरवाही हेडलाइंस में नहीं आई थी जब तक कि 737 मैक्स में दिक्कत आई थी, मगर अगर हम डीपर लुक ले तो हम एक क्लियर पैटर्न देख सकते हैं लापरवाहियों का, जो कि दशकों से चल रहा है। फॉर इंस्टेंस अब एक कार्गो डोर प्रॉब्लम को देख लेते हैं, जो कि 1987 में शुरू हुई थी। 10 मार्च 1987 को अब पैन एम बोइंग 747 कंप्लीट करा था रेगुलर ट्रिप लंदन से न्यूयॉर्क में। हाउएवर जब वो प्लेन 20,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंचा तो उसके पायलट्स ने नोटिस किया कि रैपिड डिप्रेशराइजेशन हो रहा है कैबिन में। तो पायलट्स ने डिसाइड किया कि प्लेन को थोड़ा नीचे लाएंगे और देखेंगे क्या प्रॉब्लम को फिक्स हो जाती है या नहीं। और जब वो 15,000 फीट पर पहुंचे, जो प्रेशराइजेशन प्रॉब्लम है वो अपने आप सही हो गया। पायलट्स ने डिसाइड किया कि वापस से वो 20,000 फीट के ऊपर जाने वाले हैं। मगर जैसे ही वो 20,000 फीट पे पहुंचे, प्रेशर जो है कैबिन का वापस से कम हो गया और पायलट्स ने डिसाइड किया कि फ्लाइट को कैंसिल करेंगे और लंदन पे लेके जाएंगे, जहाँ पे उन्हें पता चला कि जो था दरवाजा वो पूरा क्लोज नहीं था। वहाँ पे 1.5 इंच का गैप था नीचे तक। और एक चीज यहाँ पे अजीब है वो ये है कि कॉकपिट कार्गो डोर की वार्निंग लाइट जो है वो जली नहीं, जैसा कि उसे जलना चाहिए था। मगर शायद एनॉमलिटी और थैंकफुली पायलट की प्रिकॉशन की वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। इसके बाद बोइंग ने अब इंस्पेक्ट किया अपने कार्गो डोर्स को, ताकि वो इंश्योर कर सके वहाँ पे कोई भी दिक्कतें ना हो। और कुछ साल बीतने के बाद 1962 में यूनाइटेड एयरलाइंस 747 भी ऐसे सिमिलर इशू को फेस करने वाला था, मगर इस बार जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो और ज्यादा खराब थे। फ्लाइट के दौरान कार्गो डोर जो था यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 811 का, वो एक्सप्लोसिव डिकम्प्रेशन से गुजरा, जो कि फैंसी वर्ड है और इसका असली मतलब यह है कि पूरा कार्गो डोर और साथ ही साथ एयरप्लेन का एक हिस्सा टूट गया था। 9 पैसेंजर्स एयरप्लेन से इजेक्ट हुए और उनकी मौत हो गई। जो नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड है वो उन्होंने रिवील किया कि टाइमली करेक्टिव एक्शंस नहीं लिए गए थे बोइंग से और एफएए से 1987 के कार्गो डोर ओपनिंग इंसिडेंट के बाद। इसकी वजह से ये दिक्कत हुई थी और ये खुद में काफी बुरा था और नेग्लिजेंस की वजह से हुआ था। मगर 26 साल बाद एक चीज रिवील हुई, वो बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। 2015 में एफएए के ऑडिटर ने डिस्कवर किया कि एक मैकेनिक जो कि कॉन्ट्रैक्टर पे था, जो प्रोड्यूस करता था कार्गो डोर्स को बोइंग में, वो झूठे सेफ्टी सर्टिफिकेट्स दे रहा था 100 777 प्लेन के। आइडियली बोइंग को कॉन्ट्रैक्टर्स अच्छे से चुनने चाहिए थे, मगर मिस्टेक्स हो जाती है। जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज है वो ये है कि हालांकि ये इंसिडेंट तो मिस नहीं कर पाया, मगर जो सबसे बड़ा इशू आता है किस तरह से बोइंग ने डिसाइड किया कि इंसिडेंट को डील करे। बोइंग और एफएए आगे जाके री इंस्पेक्ट करते हैं सारे 777 के कार्गो डोर्स को और फॉर्चुनेटली उन्हें वहाँ पे कोई भी इश्यूज नहीं मिले। इस पॉइंट पे आप लोग एक्सपेक्ट करोगे बोइंग से कि वो ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने एक और एक्सीडेंट को होने से बचा दिया और कॉन्ट्रैक्टर से दूर चले जाएंगे। मगर बोइंग ने आगे जाके मैकेनिक को रिट्रेन किया जो कि उस फियास्को में इन्वॉल्व था और कंटिन्यू किया उसके साथ काम करना। 2015 के आखिर में बोइंग पर $12 मिलियन का फाइन लगाया गया एफएए के द्वारा, मगर डिटेल्स कभी भी सामने नहीं आई। इवेंचुअली जो सिएटल टाइम्स था वो डिटेल्स को निकाल चुके थे 2017 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट की रिक्वेस्ट में। इस रिपोर्ट ने रिवील किया कि एफएए को एक पैटर्न मिला नकली पेपर वर्क का और उन्होंने इग्नोर करे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स को बोइंग के द्वारा। बोइंग ने कंसिस्टेंटली फेल किया था मीट प्रोडक्शन करना, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को और बाकी सारे टास्क को, जो कि उन्होंने साइन कर दिए थे कंप्लीट होने के, जबकि रियलिटी में वो कंप्लीट भी नहीं हुए थे। एफएए को एक और चीज पता चली कि बोइंग ने काफी बार सही एक्शन नहीं लिया जब उसकी जरूरत भी थी। फॉर इंस्टेंस जनवरी ऑफ 2015 में एक एयर कनाडा की ग्राउंड क्रू को ये चीज पता चली कि 787 ड्रीम लाइनर का काफी सारा फ्यूल लीक हो चुका। अपेरेंटली जो सारा फ्यूल है उसने 3 फीट का एक पॉन्ड बना दिया था। ये एक ऐसा इशू नहीं था जो कि बोइंग ने मिस कर दिया था इंस्पेक्शन के दौरान। बोइंग ने इस इशू को 9 महीने पहले ही पकड़ लिया था जब वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे प्लेन को, और जब वो प्लेन रिपेयर के लिए भेजा गया, एक मैकेनिक और एक क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर ने एक्चुअली इसको साइन ऑफ कर दिया कि ये सही चीज हो चुकी है। मगर जैसा कि आप गैस कर सकते हो ये रिपेयर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ था।
इस चीज़ के अलावा बोइंग अपने काफ़ी सारे टूल्स प्लेन के पंखों में छोड़ देता था। बहुत सारे नट्स और वायरिंग जो है उन्हें सही से इंस्टॉल नहीं करता था, ट्यूबिंग प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं करता था और लिस्ट चलती रहती है। इन सारे रेड फ्लैग्स को कंसिडर करते हुए 737 मैक्स का इशू इतना सरप्राइजिंग नहीं है। और एक और चीज़ लेटर रिवील हुई कि बोइंग 737 मैक्स प्लेन के इंस्पेक्टर्स अंडर क्वालिफाइड थे और उन्हें कभी भी फॉर्मल ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करी और उन्होंने कोई भी सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट्स नहीं मिले थे। और ये सारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं जॉब के लिए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। लापरवाही से हमारे पास आता है खराब मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जनवरी में बोइंग का लीडरशिप कोड को रिवील किया जो था चूज द पाथ ऑफ प्रॉफिट ओवर कैंडर बाय कंसीलिंग मटेरियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द FAA कंसर्निंग द ऑपरेशन ऑफ इट्स 737 मैक्स एयरप्लेन एंड एंगेजिंग इन एन एफर्ट टू कवर अप द डिसेप्शन। और साथ ही साथ यहाँ पे अनगिनत ऑनलाइन स्टोरीज है किस तरह से बोइंग का मैनेजमेंट प्रेशराइज करता है अपने एम्प्लॉयज़ को कॉर्नर्स कट करने के लिए और FAA की गाइडलाइंस को वॉयलेट करने के लिए, जिसकी वजह से काफ़ी सारे प्लेन्स बना सके बहुत कम समय में। ये प्रेशर मैनेजर्स का फॉल्ट नहीं है क्योंकि जो प्रेशर है सारा ऊपर के लोगों से आता है। अगर हम बोइंग के CEO की हिस्ट्री को देखें तो हम ये देख सकते हैं कि 3 आउट ऑफ द लास्ट 4 लॉन्ग टर्म CEOs थे उन्हें फायर कर दिया गया था, फोर्स कर दिया गया था रिजाइन करने के लिए। सबसे पहले तो हमारे पास फिलिप M. कॉन्डेट है जो इन्होंने स्टेप डाउन कर लिया था मिडल ऑफ अ स्कैंडल इन 2003 में। अगले हैरी C. स्टोन साइफर ने रिजाइन कर दिया था 2005 में जब वो एक्सपोज हुए थे अफेयर के लिए। इसके बाद जिम मैकनर्नी ने सर्व किया था CEO की तरह 10 साल तक और वो एक्चुअली स्टेप डाउन कर चुके थे 2015 में। ये एक्चुअली सुपर आयरॉनिक है क्योंकि वो CEO थे जब उन्होंने ओवरसॉ किए थे 737 के मैक्स के डेवलपमेंट को, मगर ऐसा लगता है कि वो बहुत चालाक थे और उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया था इससे पहले की चीजें खराब हो। फाइनली हमारे पास है डेनिस मुलेनबर्ग। उन्होंने सारी हीट ली इम्पैक्ट ऑफ 737 मैक्स के क्राइसिस के और सब्सिक्वेंटली फायर कर दिया गया ना। जैसे कि आप देख सकते हो बोइंग का सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फंडामेंटल इशूज कंपनी से चल रहा था डेकेड से इस पॉइंट पे। और ये देखने में काफी अच्छा लगता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने काफी सारे सीरियस एक्शन लिए बोइंग के अगेंस्ट और $2.5 बिलियन का फाइन लगाया जनवरी में। और ये सारे एक क्वेश्चन को लेके आता है, बोइंग इतने सारे एक्शन से कैसे बचा रहा है इतने सालों से। जो सबसे पहला रीज़न है इस चीज़ का वो है इतनी ज़्यादा फ्रीडम उनको मिली है, उसका ये रीज़न है कि मैसिव गवर्नमेंट सपोर्ट है उनको फाइनेंशियली। बोइंग के ऑफकोर्स 2 मेजर बिजनेसेस है जिसमें इंक्लूडेड है उनका कमर्शियल एयरलाइन बिजनेस और उनका डिफेंस स्पेस और सिक्योरिटी बिजनेस। 2020 में बोइंग को $26.5 बिलियन का डिफेंस से और स्पेस और सिक्योरिटी बिजनेस से मिला जो कि ज़्यादातर गवर्नमेंट से था। मीनवाइल जो कमर्शियल एयरलाइन बिजनेस है उसने सिर्फ $16.1 बिलियन कमाए। मगर रेगुलर टाइम्स के दौरान जो कमर्शियल एयरलाइन बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लेके आती है। मगर ये चीज़ दिखाता है कि बोइंग का मैसिव एयर बैग है अगर उनका कमर्शियल एयरलाइन बिजनेस अच्छे से परफॉर्म नहीं करता तब भी। ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है बिजनेस पर्सपेक्टिव से। मगर जिसमें ये प्रॉब्लम है कि बोइंग का दूसरा कस्टमर जो है वो गवर्नमेंट, और जैसा कि हम सबको पता है गवर्नमेंट इतना ज़्यादा पिकी कस्टमर नहीं होता, वो एक्चुअली सुपर फ्लेक्सिबल होते हैं और समझने वाले होते हैं। बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल का एग्जांपल ले लेते हैं। बोइंग जो है वो अपने क्रूज स्पेस कैप्सूल पे 10 साल से ज़्यादा काम कर रहा है इस पॉइंट पे और वो इवन सक्सेसफुली डॉक भी नहीं कर पाए ISS के साथ। मगर स्पेसएक्स ने हालांकि 2 सक्सेसफुल क्रूड मिशन कंप्लीट कर दिए क्रू ड्रैगन कैप्सूल के साथ। इस पॉइंट पे एक रेगुलर कमर्शियल कस्टमर जो होता है वो डील को खत्म कर देता बोइंग के साथ और स्पेसएक्स में डबल कर लेता। मगर ना सिर्फ नासा कंटिन्यू कर रहा है बोइंग के साथ काम करना, मगर वो प्लान भी कर रहे हैं सेवरल स्टारलाइनर लॉन्चेस को फ्यूचर में करने के लिए। इसमें तो कोई डाउट नहीं कि गवर्नमेंट काफ़ी आसान कस्टमर है काम करने के लिए और ये सिंपली इनकरेज करता है कॉम्प्लेंस को। इस चीज़ को थोड़ा करप्शन और लॉबिंग एफर्ट्स के साथ डाल दो तो आप देख सकते हो क्यों बोइंग इतना कंफर्टेबल है ऐसे नॉन कंप्लायंस के साथ जब बात आती है उनके कमर्शियल एयरप्लेन बिजनेस की। गवर्नमेंट के मैसिव सपोर्ट के अलावा बोइंग एक मोनोपोलिस्टिक पोजीशन में कमर्शियल एयरलाइन इंडस्ट्री में बोइंग और एयरबस बेसिकली कमर्शियल एयरलाइन इंडस्ट्री को ओन करते हैं और उन्हें कंपटीशन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि एयरप्लेन्स जो है एक्सपेंसिव होते हैं बनाना और मैन्युफैक्चर करने के लिए। और बोइंग और एयरबस ने डेकेड्स लगा दिए छोटे से शुरुआत करके बढ़ती हुई डिमांड के साथ ग्रो करके, और एक कॉम्पिटिटर अगर नया आता है और कम्पीट करता है बोइंग और एयरबस के साथ तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर ये पॉसिबल भी होता है तो बहुत सारे बेटर बिजनेस अंडरवे से लगाने को, इसमें कोई भी सेंस नहीं बनता है कि आप compete करो इतने बड़े प्लेयर्स के साथ जो कि कैपिटल इंटरेस्ट से बिजनेस भी है। इसी वजह से ना कि बोइंग ना ही एयरबस को चिंता करने की जरूरत है कंपटीशन के लिए। और एट द एंड ऑफ द डे FAA काफी ज्यादा चांटा लगा रहा है बोइंग को दशकों से इस पॉइंट पे बहुत सारे वॉयलेशंस के लिए। हाउएवर बोइंग के पास इतना सारा गवर्नमेंट सपोर्ट है और इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है एयरलाइन इंडस्ट्री में कि उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है FAA की वार्निंग्स के लिए। इवेंचुअली दशकों की इग्नोरेंस और नेग्लिजेंस की वजह से बोइंग का मैसिव डिजास्टर हुआ 737 मैक्स के साथ और जो फॉल आउट हुआ इस इवेंट से साथ साथ पैंडेमिक ने भी बोइंग को खराब पोजीशन में लाके छोड़ दिया है। हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि बोइंग बंद हो जाए क्योंकि वो 1,43,000 एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करता है और बहुत ज्यादा कैपेबल है टॉप नॉच एयरक्राफ्ट बनाने के लिए अगर वो फोकस
फोकस करे तो, मगर होपफुली इस झटके की वजह से बोइंग वापस अपनी जड़ों पे आ जाएगा। क्या आपको लगता है कि बोइंग का वक्त आ चुका है? कमेंट करके जरूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप उम्मीद करते हो कि बोइंग जो है वापस से अच्छी चीजें करे। साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।